आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने आज एक अहम प्रेस वार्ता में अवैध धर्मांतरण से जुड़ी एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। मिशन अस्मिता के तहत की गई कार्रवाई में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। पुलिस जांच के अनुसार 14 से 15 साल के किशोरों को निशाना बनाकर उन्हें एक ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से धर्मांतरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाता था। इन लड़के लड़कियों के संपर्क में आयशा और अब्दुल रहमान नाम के दो मुख्य आरोपी थे, जो पाकिस्तान के नागरिकों के नियमित संपर्क में रहते थे। कमिश्नर ने बताया कि धर्म बदलने वाले अधिकांश लोगों के संपर्क कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। कश्मीर की कुछ लड़कियों का ग्रुप इस साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था। धर्मांतरण के लिए कश्मीर बुलाने, वहां रहने, खाने और अन्य खर्चों की व्यवस्था ये लड़कियां करती थी। पाकिस्तान के तनवीर अहमद और साहिल अदीब, जो वहां के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इस पूरे नेटवर्क के मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। इन्हीं के द्वारा व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ग्रुप बनाए गए थे, जहां धर्मांतरण से जुड़ी जानकारी साझा की जाती थी। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि अब्दुल रहमान, जिसे आगरा से गिरफ्तार किया गया है, जो कंप्यूटर की 10 भाषाओं का ज्ञान है और वह डार्क वेब से जुड़ी तकनीकी जानकारी भी रखता है। पुलिस के अनुसार वह फिलिस्तीन को फंडिंग भी करता था। इस रैकेट में ऑनलाइन गेम्स और बौद्धिक विमर्श के जरिए युवाओं को फंसाया जाता था। खासतौर पर मानसिक रूप से परेशान या दुखी युवाओं को टारगेट किया जाता था। धर्मांतरण के बाद उन्हें रिवर्ट्री कहा जाता था और इस्लामिक जमानत में शामिल कर धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। कमिश्नर दीपक कुमार ने कहा कि पुलिस इस मामले में गहराई से जांच कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। आगरा से फरहान खान की रिपोर्ट। गत शनिवार को धर्मांतरण मामले के इस अवैध रैकेट का पर्दाफाश हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा लखनऊ में किया गया था, जिसमें कि आप लोगों को इसके संबंध में जो आगरा पुलिस ने जो कार्य किया उसके बारे में अवगत कराया गया। विगत 7-8 दिनों में जिसमें जो भी प्रोग्रेस रही, उस प्रोग्रेस के संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मेरे साथ हमारे साथी एडिशनल कमिश्नर राम बदन जी, हमारे डीसीपी ईस्ट सैयद अली अब्बास, हमारे दूसरे एडिशनल डीसीपी आदित्य जी, हमारे एडिशनल डीसीपी क्राइम हमारे बगल में हिमांशु, और इन सारे लोगों ने जो बैठे हुए हैं हमारे दोनों तरफ, इन चारों लोगों ने पूरी मेहनत और पूरी सहज भाव से और अपने प्रयास से जो भी हम लोगों ने इन लोगों का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया था, उस पर जो अभी तक का प्रोग्रेस आया है विगत दिनों में, उस पर बात करने के लिए आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, महिलाओं की सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है, खासकर जो हमारी बालिकाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, और इस संबंध में ऑपरेशन अस्मिता माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में डीजीपी महोदय और एडीजी एलओ के निर्देशन में आगरा जनपद के सदर थाना क्षेत्र की 2 हमारी बालिकाएं भाटिया परिवार की वो चली गई थी, जिस संबंध में उनके द्वारा पहले मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई। तत्पश्चात उसमें मुकदमा धारा 87, 111(3), 111(4) ये बीएनएस की धाराएं और 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया। और उसके बाद इस मुकदमे को, चूँकि इसकी गंभीरता को देखते हुए, इस मुकदमे को साइबर क्राइम में ट्रांसफ़र किया गया, जिसकी विवेचना वर्तमान में साइबर क्राइम थाना की इंस्पेक्टर रीता यादव के द्वारा की जा रही है। इस मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि आयशा उर्फ एसबी कृष्णा को गोवा से, शेखर रॉय उर्फ अली हसन कोलकाता, ओसामा कोलकाता, रहमान कुरैशी जो हमारा शहर आगरा का रहने वाला है, अबू तालिब खालापार मुजफ्फरनगर का रहने वाला, रितबानी उर्फ इब्राहिम, ये भी एक कन्वर्टी था जो कि कोलकाता का रहने वाला था, जुनैद कुरैशी जयपुर का, मुस्तफ़ा उर्फ मनोज ये दिल्ली का, मोहम्मद अली ये जयपुर का रहने वाला था, ये भी एक कन्वर्टी है, अब्दुल रहमान
निवासी मुस्तफ़ाबाद, ये ओरिजिनली रहने वाले फिरोजाबाद के थे, ये भी एक कन्वर्टी हैं। जुनैद कुरैशी निवासी मुस्तफ़ाबाद, अब्दुल्ला निवासी मुस्तफ़ाबाद, ये इनके लड़के थे। अब्दुल रहीम ये मुस्तफ़ाबाद। इस प्रकार 14 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इन 14 लोगों में 11 लोगों को पुलिस ने 10 दिन के लिए पीसीआर पर सस्टेन इंट्रोगेशन के लिए, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली, उसके बारे में जानकारी के लिए, और डिफरेंट जगह पर, चूँकि ये लोग रहने वाले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिम भारत में गोवा से लेकर पूर्वी भारत में कोलकाता तक के इनके तार थे, तो उसके लिए इन लोगों को 10 दिन का हम लोगों के द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड सस्टेन इंट्रोगेशन के लिए इनका लिया गया। ये जो ग्रुप है, ये पूरी तरह से एक संगठित अपराध के रूप में यह ग्रुप कार्य कर रहा था। ऑर्गेनाइज्ड ये एक सिंडिकेट था, और इस ग्रुप का जो मुख्य संचालक था वो अब्दुल रहमान, जो कि पूर्व में रहने वाला फिरोजाबाद का था, और 1990 में यह खुद कन्वर्टेड, इसने अपना परिवर्तन किया था। वो आज के समय में इसका मुख्य संगठनकर्ता था। इसके अलावा गोवा की जो हमारी महिला है एसबी कृष्णा उर्फ आयशा, ये गोवा से इसको लीड करती थी, और इसमें जितने भी, इसमें जो भी यंग जो लड़के और लड़कियां जिनको कि इन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया और उनको धर्म के उसमें परिवर्तित किया, ये सभी यंग लड़के थे। ये सब जेएनजी जिसको आजकल हम लोग कहते हैं कि नए जनरेशन के लड़के थे, और सब 14 साल 15 साल की उम्र से इसके बारे में देखना शुरू किए, और 15 साल से 26 साल के लोग इसमें थे जो कि परिवर्तित हुए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। अब्दुल रहमान के बारे में मैंने बताया कि ये 1990 में फिरोजाबाद का रहने वाला था। फिरोजाबाद से उसने आगरा कुछ दिन काम किया, आगरा के बाद वो मुंबई चला गया, फिर वो दिल्ली आया और उसने 90 ईस्वी में धर्म परिवर्तन कर लिया था। वर्तमान समय में वो मुस्तफ़ाबाद में रहता था। ज्ञातव्य है कि कलीम सिद्दीकी, जिसको कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने 2021 में गिरफ्तार किया और जिसको कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा हुई, उस कलीम सिद्दीकी का यह अन्यतम सहयोगी था। और इसके घर जब पुलिस के द्वारा रेड की गई थी तो इसके यहाँ धर्म परिवर्तन क्यों ज़रूरी है और उससे संबंधित जो भी पुस्तकें थी, जो साहित्य थे, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके पास से मिले थे। ये जितने भी अभियुक्त पकड़े गए या जो भी बालिकाएं जिनको कि हम लोगों ने वहाँ से निकाला, रेस्क्यू किया, वो सारी बालिकाओं से जब बात की गई तो बातचीत में जो कॉमन चीज़ें थी, वो कॉमन चीज़ें ये थी कि इन सब के संबंध आयशा से थे जो गोवा की रहने वाली हैं, और दूसरा अब्दुल रहमान जो कि मुस्तफ़ाबाद दिल्ली में रहता है और जो कलीम सिद्दीकी का अन्यतम सहयोगी था। उत्तराखंड के देहरादून से, उत्तर प्रदेश के बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, हरियाणा के झज्जर और रोहतक की लड़कियां जिनको कि धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया और बहकाया गया, उन सभी से हम लोगों के द्वारा जो इंट्रोगेशन की गई, उन लड़कियों को जो इनके जंजाल में फंसे हुए थे धर्म परिवर्तन के गिरोह में, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया, उनको बचाया। और इसमें सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि जितनी भी ये बालिकाएं थी या जो बालक थे हैं इसमें, इनमें इनके घर वालों को किसी को नहीं जानकारी थी, इन लड़कियों को, कि मेरी बेटियां इसमें इन्वॉल्व हैं और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित हैं, या उनके घर में वो नमाज़ पढ़ रही हैं, कलमा पढ़, इन लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं था, इनके किसी भी परिवार को। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता बालिकाओं की सुरक्षा है और उनके हितों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है। धर्म परिवर्तन में करने वाले ये जितने भी लोग थे, इसमें जो दूसरा तथ्य आया, वो तथ्य आया कि इसमें से अधिकांश लोग, जितने भी हमारे ये जो लड़कियां जिनको कि हमने रेस्क्यू किया और जो हमारे अन्य लोग जो कि रिवर्टी अपने को कहते हैं, उन सारे लोगों में से सभी के कनेक्शन या तो कश्मीर से थे या पाकिस्तान से थे। इसमें से ऐसा कोई नहीं था जिसके कनेक्शन इन दोनों में से किसी जगह से नहीं थे। और आयशा और अब्दुल रहमान इन दोनों के कनेक्शन के बीच की कड़ी थी, और ये जितने लोग थे ये आयशा या अब्दुल रहमान से ये लोग कनेक्टेड थे। रहमान को ये लोग सामान्य बोलचाल में रहमान चाचा, रहमान अंकल के नाम से ये लोग पुकारते थे। इनको जब धर्म परिवर्तन, जब इनसे बातचीत हुई तो धर्म परिवर्तन के लिए जब इनको आमंत्रित किया जाता था तो सबसे पहले ये लोग देखते थे कि कौन से लोग पीड़ित हैं इसमें,
तो इसके लिए ये लोग उनको बौद्धिक विमर्श के लिए आमंत्रित करते थे कि बौद्धिक विचार के लिए वो सबसे पहले इनको बुलाते थे। और इसमें से जैसे कश्मीर की कुछ लड़कियों का ग्रुप था जो कि इनको आमंत्रित करती थी, और उसके बाद इनके मस्तिष्क में इनके परिवार के खिलाफ, इनके धर्म के खिलाफ जो जहरीले विचार थे वो इसको भरती थी और उनको इस्लाम के लिए प्रेरित करती थी। हमारे यहाँ की, चाहे वो आगरा की बालिकाएं हों, चाहे वो देहरादून की बालिकाएं हों, चाहे वो बरेली की लड़की हो, इन सब में ये चीज़ कॉमन था कि कश्मीर की युवती उन लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ती थी और उसके बाद उनको कश्मीर बुलाती थी, उसके लिए टिकट भी वो कराती थी और उनको कश्मीर बुला करके फिर वो इनको इसके लिए प्रेरित करती थी। इसके बाद जब ये उस ग्रुप से अटैच हो जाते थे, फिर पाकिस्तान से चलने वाले ग्रुप से इनको जोड़ दिया जाता था, जिसमें से मुख्य रूप से पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर हैं तनवीर अहमद और शाहिल अदीम, इनका नाम है, जिससे कि इन लड़कियों का जो है वो संबंध, इनका एक ग्रुप रहता था जिससे कि ये जुड़ती थी और वो इनको इस्लाम के बारे में प्रीच करते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे कि इस्लाम की क्या अच्छाइयाँ और क्यों उसमें शामिल होना चाहिए। इन तथ्यों के खुलासे से इस बात की पुष्टि होती है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारी जो डिफरेंट कंसर्न एजेंसियां हैं सिक्योरिटी की, वो सब भी इनसे पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि एक तरफ से इन सभी बालिकाओं से कल को हो सकता है कि ये लोग एक स्लीपर सेल के रूप में काम करते, चूँकि इनके थ्रू ये लोग कहते थे कि जो हम आपको प्रीच कर रहे हैं उस प्रीच के लिए आपको सवाब का फल तभी मिलेगा जब आप इसके बदले में हमें कुछ भी पैसा देंगे। तो पैसा भेजने का भी इनका एक रूट इन्होंने इसके लिए तय किया था। हमारा जो आगरा का एक्यूज्ड है, जिसको कि रहमान, जो कि 12वीं फेल है, लेकिन जिसे कंप्यूटर की कम से कम 10 भाषाओं की जानकारी थी, जो पॉडकास्ट पर अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा था, और उसने क्राउड फंडिंग के द्वारा उसने बात स्वीकार की, क्राउड फंडिंग करके उसने पैसे को फ़िलिस्तीन के लिए उसने भेजा और उसके साथ जो चीज़ें मिली उसमें वो क्रिप्टो का भी यूज़ करता था और डॉलर में भी उसके साथ पैसे का लेन देन का हम लोगों को पता चला। इस ग्रुप के कम से कम 3 सदस्य डार्क वेब की जानकारी रखते थे और इसके द्वारा अपने सदस्यों से बात करते थे। आप सभी जानते हैं कि डार्क वेब का प्रयोग वही लोग करते हैं जो कि पूरी तरह से तथ्यों को गोपनीय बनाए रखना चाहते हैं। इनके द्वारा जो ग्रुप बनाया गया, ये लोग सामान्यतया सिग्नल पर बात करते थे ताकि सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी या इसके सूत्र इनको नहीं मिल सके। मैं आपके माध्यम से एक अन्य बात कहना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में जुड़ने के लिए जो लड़कियां हमारी, चाहे वो यहाँ की जुड़ी हों या देहरादून की, ये लोग ऑनलाइन गेम्स जैसे लूडो स्टार है, तो ये पाकिस्तान का गेम है, तो इसके थ्रू लड़के लड़कियां आकर्षित होते हैं, लूडो स्टार से आकर्षित हो गए और उस गेम्स के माध्यम से फिर चैटिंग शुरू हो जाती है। फिर चैटिंग होने के बाद उसमें जब लोग पबजी, लूडो स्टार इन सब से आकर्षित हो जाते हैं तो फिर वो इनको फिर अपना नाम देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, फिर वो इनको आमंत्रित करते हैं दावा के लिए। दावा एक टर्म है जो कि इस्लाम में बौद्धिक बहस की चीज़ है, बौद्धिक विमर्श के लिए दावा किया जाता है। इसमें पूछताछ के दरमियान एक लड़की जो थी हमारी, उसने वो बताया कि उसके दोस्तों ने इसमें दावा के लिए उनको बुलाया और ये 7 लड़कियों ने बताया कि उनकी जो सबसे पहले इस्लाम के प्रति जो उनको बताया गया कि क्यों आना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप दावा में आइए। और दावा में ये एक बौद्धिक बहस होती है, बौद्धिक डिबेट होती है और बौद्धिक डिबेट के द्वारा उनको बताते हैं कि इस्लाम में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और उसके बौद्धिक विमर्श करने के बाद उनको ये लोग, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनके बारे में इस्लाम के प्रति अच्छाई और अन्य धर्मों के प्रति जो नकारात्मक तथ्य हैं उसके बारे में बताते हैं, ताकि उनके प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो निगेटिविटी है वो जाए। ये लोग वैसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो लूडो के माध्यम से, जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर दुखी लोग ज़्यादा जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में दुखी लोग ज़्यादा जाते हैं, थाने में दुखी लोग जाते हैं, न्यायालय में दुखी लोग जाते हैं, या पार्क में सेकेंड हाफ में कुछ लोग देखते हैं जो वहीं बैठे रहते हैं, क्यों बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ये सेलेक्ट करते हैं और जमात में जब ये जाते हैं तो फिर दावा के लिए इनको बुलाते हैं, एक बौद्धिक विमर्श के लिए बुलाते हैं और उस बौद्धिक विमर्श के द्वारा ये
इस्लाम धर्म के बारे में उनको बताते हैं कि कैसे धर्म परिवर्तन करें और कैसे आपको इससे फ़ायदा हो। इसके अलावा जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, खासकर NCR के क्षेत्र में या सूरत या और जो बड़ी जगह हैं, इन जगहों पर जो इनसे पूछताछ में जो चीज़ें आई हैं, तो दावा के माध्यम से इन असंगठित क्षेत्र के जो गरीब और मजदूर हैं उनको भी ये बुलाते हैं और उनसे इस पर विमर्श करते हैं, उनको बताते हैं कि आप यदि हमारे धर्म में आएंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, और इसका वो उनको फिर धर्म के बारे में झांसा दे करके उनको ये परिवर्तित कराते हैं। जो लोग भी इस तरह का धर्म परिवर्तन करते हैं, इन लोगों को ये रिवर्टी नाम देते हैं, और आपको बहुत सारे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर जब आप जाएंगे तो ऐसे रिवर्टी ग्रुप आपको मिलेंगे। ये लोग कन्वर्टी शब्द नहीं कहते हैं, रिवर्टी शब्द कहते हैं। और डिफरेंट माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स जिस पर भी जाएंगे उस पर ये ग्रुप रहते हैं, और इन सभी को, जो भी ये बालिकाएं थी, इन लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों को फंसाया गया। जैसे आयशा ने इन लोगों से बातचीत में कहा कि किसी ने कहा कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, तो नौकरी की ज़रूरत है, तुम मार्केटिंग में आप आ जाइए, और मार्केटिंग के बहाने फिर किसी लड़के से इनको जोड़ा गया, और फिर धीरे धीरे इनको फिर दावा की ओर प्रेरित किया गया, और उसके बाद इनको कन्वर्ट कर दिया गया, और इनके घर वाले कभी भी किसी को पता नहीं चला। इन सब से अभी तक जो बातचीत हुई है, उन बातचीत में जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी, डॉलर से पैसे का आना जाना, ये हमारा एक कनाडा से भी ये पता जानकारी आई, एक रूट वो था, वो भी रूट आयशा के थ्रू रूट होता था। इसके अलावा अन्य जो रूट थे US से एक रूट था, और इन सब चीज़ों की हम लोग तहकीकात में हम लोग जांच कर रहे हैं, और हमारी पूरी टीम जो लगी हुई है इसके इंट्रोगेशन में लगी हुई है। ये आज की जो हमने पीसी जो बुलाई थी, ये पीसी इसी चीज़ के लिए बुलाई थी। अभी तक जो विगत 7-8 दिनों में जो प्रोग्रेस रहा उसके बारे में मैंने आपको अवगत चाहिए तो माना जाए धर्मांतरण की जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए और वहीं से ऑपरेट हो रहा है। जी, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि जो हमारी बालिकाएं थी उनको जो लोग प्रीच करते थे दावा के द्वारा, जब ये ग्रुप में जुड़ते थे, उसमें से पाकिस्तान के लोग थे और कश्मीर के लोग थे, ये मैंने स्पष्ट बताया। अच्छा, जो लड़कियां बरामद की गई हैं उनका ब्रेन वॉश किया गया है, तो अब चूंकि वो रेस्क्यू कर ली गई हैं और वो अपने घर जाने से इनकार भी कर रही हैं, तो ऐसे में क्या उन लोगों की कुछ काउंसलिंग की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी? उत्तर प्रदेश सरकार, जो भी लड़कियां हैं उसमें से अधिकांश अपने घर चली गई हैं। उनके पेरेंट्स को जानकारी हुई, उनके पेरेंट्स ने समझाया, मैक्सिमम अपने घर जा चुकी हैं या अपने घर जा रही हैं। उनको ये एहसास हुआ कि उनका यूज किया गया। ये जो हमारी बालिकाएं थी, ये विक्टिम थी, ये कोई हमारी कोई दोषी नहीं थी, ये विक्टिम थी, इन्हें तो कुछ नहीं मालूम था। तो इनके लिए नहीं, ऐसी कोई बालिका किसी चीज़ पर जिद पर नहीं अड़ी हुई हैं। हम लोग लगातार इनको बता रहे हैं, इनको जो भी बालिकाएं हमारी हैं, जो भी हमारे काउंसलर हैं, उसके द्वारा हम लोग इनको बता रहे हैं, और ऐसी कोई समस्या नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम लोग इस पर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि बालिकाओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसी को इंटाइस करके, किसी को जबरन, किसी को झूठ बोल करके यदि धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उत्तर प्रदेश में यह कानूनन अपराध है। देखिए, बहुत सारी चीजें मिली हैं जिसको कि सुरक्षा कारणों से हम पब्लिक प्लेस पर ये चीज नहीं बता सकते। पाकिस्तान के जो 2 इन्फ्लुएंसर इस मामले में शामिल हैं, क्या इन्होंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें इनको? हाँ, इन लोग का ग्रुप व्हाट्सएप, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है व्हाट्सएप पर हो। इन लोग का ग्रुप बना हुआ था, और इसके ग्रुप पर ये बात करते थे, इनको प्रीच करते थे, और प्रीच में सवाब का फल मिले, इसलिए ये लड़कियां उनको पैसा देती। हाँ, अभी तो हमारी जांच चल रही है, गिरफ्तारियां क्यों नहीं? क्या इनका 2050 तक से इस्लाम फैलाने का पूरा वो था? नहीं, कश्मीर में एकदम लड़कियां थी, कश्मीर में कोई एक लड़कियां ही नहीं थी, ये तो ग्रुप था, डिफरेंट ग्रुप्स थे, डिफरेंट लोगों के फ्रेंड्स थे। जो हमारी यहाँ की जो लड़की अपने शहर की है, हमारी आगरा की, ये भी 2021 में कश्मीर गई थी। तो कश्मीर में डिफरेंट ऐसे मॉड्यूल हैं। इस मॉड्यूल का, जैसे मैंने कहा कि दावा के माध्यम से ये लोगों को बुलाते थे, उसको प्रायोजित करते थे, और उसमें वो इस्लाम के बारे में बौद्धिक विमर्श करते थे। दावा का अर्थ ही होता है बौद्धिक विमर्श के लिए जो लोग नॉन बिलीवर्स हैं उनको प्रेरित करते हैं, उनके साथ बौद्धिक विमर्श करते हैं,
और फिर उनको इस्लाम के लिए प्रेरित करते हैं। सर, जैसे 4 बालिकाएं रिकवर हो चुकी है, कितने अभी और ऐसे कन्वर्टीज हैं जो भी रिकवर होने के लिए शेयर- नहीं, हमारा देखिए इसमें से सारे ग्रुप में सैकड़ों कन्वर्टी हैं, जो इनके पास जो सूचनाएं हैं उसमें सैकड़ों कन्वर्टी हैं। उसमें से हम लोगों जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करके जो आना चाहते हैं या जो मेरे केस से रिलेटेड चीज़ें हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं। बाकी इनसे ग्रुप्स में कन्वर्टीज का ग्रुप बना हुआ है और कन्वर्टीज ग्रुप में सैकड़ों लोग हैं। एक जानकारी ये दे दीजिए, एक लड़की देहरादून से पकड़ी गई है, क्या एक बरेली से भी पकड़ी गई है? पकड़ी नहीं गई है, वो रेस्क्यू की गई है। हाँ हाँ, तो जो बरेली से रेस्क्यू की गई है और देहरादून से रेस्क्यू की गई है, मरियम जिसका नाम, ये एक ही है या अलग? नहीं, अलग अलग दोनों अलग। जी। जैसा कि ये लोग दावा कर रहे हैं 2050 तक ये लोग इस्लाम धर्म को आगे फैलाना चाहते थे, तो क्या इनका एक नेटवर्किंग वाला मोटिव भी था कि ये नेटवर्क? देखिए ये सारा मोटिव इनका जो मैंने आपसे बताया कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, और ऑर्गेनाइज्ड गैंग में इन लड़कियों को या लड़कों को अपने धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, जिससे कि लोग इनके धर्म की ओर इस आशय से प्रेरित होकर आए कि भाई 2050 तक ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। इस चीज़ को वो लड़कियों को प्रेरित करते थे। यूज करना चाहते थे, कन्वर्ट करा। अब इसका देखिए, इनको जो यूज करना है, यूज के उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग पब्लिक डोमेन में इस चीज़ को हम लोग इसका जवाब नहीं दे सकते। सर, जो लड़के थे जिन्होंने अपना धर्म बदला था, क्या उनको इस्लामिक जमात के लिए भी भेजा जाता था? हाँ, जमात के लिए उन लड़कों ने बताया कि जब भी धर्म परिवर्तन हुआ उसके बाद सबसे पहले इनको जमात के लिए भेजा गया। जमात में जो लोग जाते थे फिर वो सेकेंड हाफ में वो दावा के लिए जाते थे, जो कि मैंने आपसे कहा कि वो एक बौद्धिक विमर्श का जरिया था, और बौद्धिक विमर्श के जरिए अन्य लोगों को जो लोग हैं उनको अपने जो धर्म है उसमें शामिल कर। सर, इसमें आईडी और रॉकी भी ये सब तो यार ये सब पब्लिक डोमेन में थोड़ी बोला जाता है।